हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्लास फिफ्थ आर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू किया था, न्यू एनसीईआरटी का। और उसका हमने आधा चैप्टर लास्ट वीडियो में कर लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास में हमने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 12 से। और ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनमें ना चीज़ें बहुत ही डेप्थ में दी गई हैं और एक्टिविटीज़ इतनी सारे दिए गए हैं जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं है जिसको आप किताब पीछे से पढ़ के उसके बाद उसके आंसर्स आप कर सकते हो। तो इसीलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवीएस में अब सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास शुरू हो रही है हमारी पेज नंबर 12, आर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया। दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ अ कंट्री। ये जो मैप है इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताए गए हैं हमारे देश के लिए, जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसके नाम ना इधर दे रखे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ: ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये कुछ नदियों के नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारी। तो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, बट इनके नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें कि आपको कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है या फिर अरेबियन सी में गिरती है। अब जिन बच्चों को नहीं पता इन नदियों के बारे में, या जिन्हें ये नहीं पता कि बे ऑफ बंगाल किधर है, अरेबियन सी है, उनके लिए मैं उनको थोड़ा पहले समझा देती हूँ। जिन्हें ऑलरेडी पता है वो इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगी। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप में आपको पता है जो हमारा साउथ पार्ट है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, नीचे भी इधर भी, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप का मतलब यही होता है जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो, और द्वीप जो चारों साइड से पानी से घिरा हो। ये हमारा 3 साइड से, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारा दाई साइड है यानी कि ईस्ट की साइड पड़ता है, वो है जो समुद्र पड़ता है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट साइड पड़ता है यानी कि वेस्ट साइड, उसका नाम है अरेबियन सी। हिंदी में ये हो गया आपका अरब सागर। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो या तो ये अरेबियन सी में मर्ज होंगी जो भारत से निकल रही है, या तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ठीक है, इन दोनों जगह पे ही हो सकती है, या तो इधर या तो इधर। और ये कहीं ना कहीं नदियाँ समुद्र में जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो मर्ज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो बाद में जाके बड़ी नदियों से मिलती हैं, और उसके बाद ये जाकर या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो उन्होंने जो 5-6 नदियों के नाम दे रखे हैं उसमें से कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल यानी कि इधर गिरती है, और कौन सी नदी अरब सागर अरेबियन सी यानी कि इस साइड में गिरती है। तो कौन सी है हमारी? है गोदावरी। सबसे पहली नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो भाई ये निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर, याद रखना, त्र्यंबकेश्वर से निकलते। त्र्यंबकेश्वर वही जगह है जहाँ पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ भी है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से निकलने के बाद ये आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाती है, भूलना नहीं। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर ये आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। दूसरी नदी है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है एमपी से, और ये कहाँ जाती है? ये चली जाती है अरेबियन सी में, इधर के साइड जाकर, ये लेफ्ट साइड जाकर यानी कि वेस्ट साइड जाकर ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, याद रखना। ठीक है, गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की नदी भी है ये गंगा नदी, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग से निकलती हुई, ये उत्तराखंड से, आपका अगर अपने स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसके बाद चली जाती है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र की नदी आती है। बांग्लादेश में ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर वे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाते हैं। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ मिलते हैं तो उसको मेघना कहा जाता है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताऊंगी, याद रखना। ये उत्तराखंड से निकलती है, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये दोनों एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका
ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से नहीं निकलती है, ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद असम में, और असम में से फिर ये चली आती है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जैसा कि मैंने को बताया था कि मर्ज हो जाती है गंगा नदी के साथ, और उसके बाद फिर ये दोनों के साथ कहाँ गिरती है, वे ऑफ बंगाल में। एक और एक सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा है, तो देखिए अरुण का मतलब होता है सूरज, ये तो पता ही है आपको, सूरज का पर्यायवाची है। तो सूरज निकलता है तो सूरज की जो सबसे पहली किरण है वो पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आती है, इसीलिए इस राज्य को अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था। ये एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन के लिए, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले सूरज की किरण सुबह सुबह अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद ये पूरे में जाती है, तो यहाँ पे मर्ज होकर ये बंगाल की खाड़ी में आपका ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। उसके बाद है आपका तापी नदी, तापी नदी भी आपका मध्य प्रदेश से निकल के आपका ये अरेबियन सागर में जाके गिर जाता है, मर्ज हो जाता है। उसके बाद है आपका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर और ये पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है, वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल में जाके ये नदी मर्ज हो जाती है उस समुद्र के साथ, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ मर्ज हो जाती है। उसके बाद है आपका लास्ट में कावेरी नदी, तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, याद रखना निकलती तो कर्नाटक से, लिखनी अरेबियन सेम ही नहीं जाती, ये जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में। ये नदी इधर से चलती है, ठीक है, इधर से बहती हुई इधर जाके इसमें मर्ज हो जाती है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना कि इधर के साइड है तो इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ये जाती है राइट साइड पे, यानी कि वे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट साइड पे, याद रखना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, हो सकता है सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डेप्थ में पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद है आपका एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो सारे जितने भी ब्लू में हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। India's first water museum, Jal Shakti Museum in New Delhi, celebrates India's water heritage and innovation, inspiring citizens to conserve water. इंडिया का पहला वाटर म्यूजियम कहाँ है, तो वो है न्यू दिल्ली में, याद रखना, और उसका नाम क्या है, जल शक्ति म्यूजियम, भूलना नहीं इसे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हर साल सेलिब्रेट करता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इस म्यूज़ियम का उद्देश्य ये है कि लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाना, उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करना, कि वो भैया कीमती है और लिमिटेड है, पीने वाला जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, क्या नाम है, जल शक्ति म्यूजियम, ये दुनिया का इंडिया का पहला वाटर म्यूजियम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीचर के लिए नोट दे रखा है कि वही कि टीचर अच्छी तरीके से बच्चों को इसके बारे में बताएंगी, डिक्टेट करेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया बुक में नहीं है ये इन सब के बारे में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट पेज है लाइफ इन वाटर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स डिस्कसिंग विद पीयर्स अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर। अब इसमें दो बॉक्स दिए गए हैं, ये बोल रहा है आपसे कि एक तो लैंड में जो एनिमल रहते हैं और एक जो वाटर में रहते हैं, उन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बतानी पड़ेगी। तो क्या है, जो भैया जो लैंड पे रहते हैं कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, जो वो पानी में सांस नहीं ले सकते, और जो पानी में रहते हैं वो ईजिली वो हैव फिन्स टू स्विम, वो स्विम भी कर सकते हैं और पानी वो सांस भी ले सकते हैं। दूसरा लंग्स, इनके पास भाई फेफड़े होते हैं, जो आपका ज़मीन पे रहते हैं वो उनके पास फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। और ये जो दूसरा है आपका एनिमल इन वाटर, इनके पास क्या होता है, सांस कहाँ से लेते हैं, गिल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, और कुछ के पास लंग्स भी हैं, जैसे कि आपका ये हो गया मेंढक, फ्रॉक, उसके पास लंग्स भी हैं, तो याद रखना कुछ अपवाद भी हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है जो पानी में रहती है, मुझे ये लगा कि ये एक्टिविटी आपको करानी चाहिए, मे बी ऐसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। इनकी बॉडी पे क्या होता है, फर स्केल, हिंदी में फर, पंख और शल्क होते हैं, और इनकी बॉडी क्या होती है, स्मूथ स्किन, बहुत ही सॉफ्ट स्किन, और इसका होता है स्ट्रीम लाइंड स्किन, ठीक है, हिंदी में चिकनी त्वचा और सुव्यवस्थित बॉडी। हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रही हूँ मैं आपको, जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे हिंदी आपको करानी चाहिए वहाँ मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ। उसके बाद है इसका हैबिटेट, यानी कि घर, कहाँ रहते हैं, तो भैया जो एनिमल लैंड पे रहते हैं, तो जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनका घर लैंड ही है, ज़मीन पे ही रहते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, तो ये वाटर में रहते हैं। लोकोमोशन यानी कि हलचल, किस तरीके से इधर उधर जाते हैं, तो भैया लेग्स, विंग्स, रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग, ये चलते हैं, भागते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्लिपर्स एंड स्विमिंग, ये चल दौड़ भाग तो नहीं सकते पानी के अंदर। एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल्स जो लैंड पे रहते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फेबियंस। एम्फेबियंस यानी कि उभयचर, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो बता दो, उभयचर उन्हें कहा जाता है, या एम्फेबियंस उन्हें कहा जाता है जो पानी और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉक, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे फिश, वेल्स, डॉल्फिन और सम
एम्फेबियंस यानी कि फ्रॉग, ठीक है, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना या समझ लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें है इन्फॉर्मेशन कार्ड जो पानी में रहते हैं, और जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ आपके इंसेक्ट्स हैं, कुछ आपके एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो पानी में रहते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख के रख लो कहीं भी, जैसा भी आपको ठीक लगे, पर हाँ पता होना चाहिए आपको ये। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है जो कि मुझे फिर से इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें आपसे बोला गया है कि आप किसी भी एक्वेरियम बच्चों को लेके जा रहे हो और बच्चों को क्या करना है कि वहाँ पे जो भी उन्होंने जो जल में जीव रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्या इन्फॉर्मेशन? तो भैया फर्स्ट ब्लॉक में आपको उसके नाम लिखने हैं, दूसरे में उनका मुंह कैसा होता है, या चोंच होती है या उनका माउथ होता है, चलते कैसे हैं, लेग्स है, फीट है या फिन्स है, और एक रफली डायग्राम बनाना है। दो का ऑलरेडी उन्होंने दे रखा था, तीसरा मैंने लिखा है क्रैब। क्रैब का भी क्रैब का उसकी बीक तो होती नहीं है, तो इसका माउथ होता है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ इट्स बॉडी, जो उसके बॉडी के लोअर पोर्शन में होता है। लेग्स से चलते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई डायग्राम बनाया नहीं है, मैं आपको इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, आप देख लेना। स्नेल भाई उनका भी माउथ होता है, ठीक है, एंड हैज़ अ टंग कॉल्ड रेडुला। उनका एक टंग होता है स्नेल का, जिसे क्या कहा जाता है, रेड्यूला। इनके भी लेग्स होते हैं, ठीक है, और इनके लेग्स ना पेट के नीचे होते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग भी भैया ये भी लेग्स के थ्रू ही चलते हैं, और इनका मुंह कैसा होता है, वाइड, लार्ज, चौड़ा, बड़ा, शेलो यानी कि उथला हुआ। इनका मुंह कैसा होता है, तो भैया वाइड होता है, चौड़ा होता है और शेलो होता है, उथला हुआ होता है। तो ये भी मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज समझ लो, ठीक है। इन सब के पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। उसके बाद ये है, मैंने कहा था ना इसमें एक्टिविटीज़ इतनी सारी है ना कि जिसको करने में और समझने में, क्योंकि एक्टिविटी आपको थोड़ा सा डेप्थ में करना पड़ेगा। जैसा पता है कि भई अब सब्जेक्टिव वाइज आ रहा है, तो सिर्फ बुक में से आपको ये टिक करने वाला आंसर नहीं आएगा, जब तक आपको फैक्ट्स पता नहीं होंगे आप उसे लिख नहीं पाओगे। अब इसमें ये बोला गया है, ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल दैम विद देयर लोकल नेम्स। अब यहाँ पे आप एक्वेरियम में बच्चों को लेके जा रहे हो, तो भैया बच्चे गए तो उसमें उन्होंने कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और उसको लोकल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो बताना है। जैसे कि प्लांट फ्लोटिंग, तो अबव वाटर, वो पानी के ऊपर जो प्लांट है वो तैरता है, वो कौन सा है भैया, लिली है, और उसको हिंदी में कुमुदनी भी कहा जाता है। प्लांट्स अंडर वाटर, जो प्लांट्स पानी के अंदर उगते हैं, हाइड्रिला, नाम सुना होगा आपने, हाइड्रिला, इसे वाटर थीम भी कहा जाता है। प्लांट्स हुज रूट्स आर इन द वाटर बेड बट आर सीन अबव द वाटर, मतलब कह रहा है ऐसे प्लांट जिनका जो रूट्स है, जड़ है, वो तो पानी के अंदर होगा, ठीक है, और बाकी का जो उसका पार्ट है वो ऊपर दिखेगा। तो इसका आंसर है लोटस। लोटस का जो नीचे का जो रूट है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन जो उसका फ्लावर है वो सारा पार्ट पानी के ऊपर होता है। इसे हिंदी में कमल या पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। एक ये है एक्टिविटी, ये भी बहुत अच्छा है। और देखो आपने लीव्स में देखा होगा कभी कि सर्दियों में जब ओस पड़ते हैं या फिर जब बारिश होती है, तो लीव्स में ना पत्तियाँ वो बूंद 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 गिरी हुई होती हैं। कभी नोटिस किया ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, यानी कि एक मोम की परत कह लो आप अपनी लैंग्वेज में, वो लगी हुई होती है। और उसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा पानी को लीव्स के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर स्टोर नहीं होने देती, और ना ही उसके पानी को बाहर आने से भी ये रोकती है। तो ये बैलेंस करके चलती है, क्योंकि अगर एक्सेस पानी भी चला जाएगा प्लांट्स में तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसमें से अगर प्लांट्स में से पानी निकल जाएगा ज़्यादा तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना, नॉर्मल चीज़ें चाहिए होती है। तो देखो नेचर ने सबको अपने अपने हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है, तो प्लांट के ऊपर लीव्स के ऊपर ये वैक्सी कोटिंग होता है, जो क्या करता है, यहीं पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स मेक दैम वाटर प्रूफ एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट। दिस हेल्प्स द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी के ज़्यादा अंदर जाने नहीं देती, और ज़्यादा पानी को अपने लीव्स के थ्रू बाहर भी आने से रोकता है, जो कि उसको डैमेज करने से रोकता है और उस प्लांट को हेल्दी बनाए रखता है। ये एक फूड चेन है, गेम है, आप इसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना कि बच्चों को एक गेम कराना है फूड चेन के बारे में बताने के लिए। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, आप देख लेना एक बार इसे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन वाटर, पानी में किस तरीके के प्लांट्स रहते हैं। तो थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। हमने इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जाना जो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर, जो हैबिटेट यानी कि घर जहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स, जो पानी में रहते हैं उनके पास एक स्पेशल फीचर्स होता है जो कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स के पास नहीं होता। क्या? लाइक फ्लोटिंग,
लीव्स, फिन्स और लॉन्ग रूट्स, लंबी जड़ें, दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर, जो उन्हें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, कहाँ, पानी में और बढ़ने में, ठीक है, जो उनके पास एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, फ्लोटिंग लीव्स, fins और लॉन्ग रूट्स. दिस रिमाइंड्स अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इन इज़ फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. ये हमें ये बताता है कि फ्रेश वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भाई उसे बचा के चलो. और इधर कुछ नहीं, इधर बस ये है कि आपने इसको क्या पढ़ा है, इसके बस एक पैराग्राफ में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है. तो ये चैप्टर आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म. ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिससे कि अगर आप लिख कर देखोगे तो आपको ही पता लगेगा कि हाँ सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करने के कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो. जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आप अपने आप करके देखना इसे. और अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो आप मुझे कमेंट करना, जैसी भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है. अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी एनसीईआरटीज़ में पढ़ना हो, कुछ किसी और सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो या लेक्चर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. 2 क्वेश्चन है जिसे मैं हिंदी में समझा देती हूँ. व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अर्थ पे जितना 70% वाटर है तो उसमें से ज़्यादातर वाटर हम पी नहीं सकते, उसको फार्मिंग वगैरह के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, क्यों वो यूज़लेस है, बताओ अपने आंसर में. दूसरा है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू रेन वाटर इन अ फॉरेस्ट कंपेयर टू अ सिटी. जब बारिश होती है तो फॉरेस्ट में बारिश का पानी का क्या होता है और शहर सिटी में बारिश के पानी का क्या होता है. आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि बारिश का पानी फॉरेस्ट में किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ जाता है, और सिटी में किस तरीके से यूज़ होता है और वो कहाँ जाता है. तो कंपेयर करके आपको बताना है. लिख के देखो कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो नहीं. तो आपका चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बोलना. कोई कुछ और भी समझना हो, आपको कोई भी एनसीईआरटी करनी हो, आप बताना, ठीक है. अगले लेक्चर में मैं आपको सेकंड चैप्टर कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि एक ही दिन में मैं आपका एक ही वीडियो में एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट करा दूं, चाहे वो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.